नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे। लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रियाओं के दौरान हम अपने निश्चित लक्ष्य की तरफ एक एक कदम सहने बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी भी प्रक्रियाओं में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ समस्याएं चलती रहती हैं और उन समस्याओं के मध्य जो पुरुष होता है, जो आप एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें विल पावर स्ट्रांग होता है, वह निरंतर गति से चलता रहता है। बिना किसी तनाव के, बिना किसी समस्या को झेले हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो तनाव और समस्याएं हमारे साथ रहती हैं और इसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना रहता है और हमें आगे बढ़ना रहता है। दोस्तों, जब भी हम किसी तनाव की स्थिति से गुजरते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जब रात बहुत अंधेरी हो जाए तो समझ लेना कि शहर नजदीक है। निदा फाजली की ये लाइनें हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होती हैं और निश्चित रूप से हमें आगे प्रेरित करने का कार्य करती हैं। तो कल के क्लास में हमने बात किया था बाल विकास की, और बाल विकास से आगे आज हम बढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ, यानी कि अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास की तरफ। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, अभिवृद्धि और विकास। वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास की जब भी हम लोग बात करते हैं तो अभिवृद्धि का तात्पर्य सिंपल एक चीज से लेते हैं हम। वृद्धि यानी कि किसी भी विषय वस्तु में मात्रात्मक वृद्धि, यानी कि शारीरिक या कोशिकीय वृद्धि को हम अभिवृद्धि के रूप में लिख सकते हैं। क्या है इसमें कि शारीरिक या कोशिकीय वृद्धि, कोशिकीय वृद्धि, और यही क्या है, इसी को हम कह सकते हैं कि यह अभिवृद्धि है। लेकिन इसके उलट, इसके अलग से एक बात आती है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, विकास। बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। डेवलपमेंट की बात मैंने पिछली क्लासों में भी की थी। तो एक विकास की बात जब भी हम करते हैं तो किसी भी प्राणी के व्यक्तित्व में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को विकास कहते हैं। संपूर्ण परिवर्तन, वह परिवर्तन किस रूप में होगा? सामाजिक रूप में होगा, मानसिक रूप में होगा, सांवेगिक रूप में होगा, भाषात्मक रूप में होगा, नैतिक होगा। अर्थात वह संपूर्ण चीजें जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निरंतर गति से आगे बढ़ती रहती हैं, हम उसको विकास कहते हैं। अब इस विकास की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजों को समाहित किया जाता है, लेकिन जब हम एक शब्दों में विकास की बात करते हैं कि विकास क्या है, तो विकास को हम कहते हैं कि व्यक्तित्व में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन ही विकास है। व्यक्तित्व में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन ही क्या है? विकास है। अब जब भी हम बात करते हैं कि यहां पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, यूपी टेट, सी टेट, हर जगह ये ज्यादा आता है, पूछा जाता है कि अभिवृद्धि कैसी होती है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि जहां पे मात्रा की वृद्धि होगी वही क्या है? अभिवृद्धि है। यानी कि जहां पर मात्रात्मक रूप से जहां पर वृद्धि होगी, हाइट कितनी हो गई, एज कितना हो गया, जहां पर मात्रात्मक वृद्धि हो रही है वह क्या है? मात्रात्मक वृद्धि है। लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। इसलिए विकास की जब भी हम बात करते हैं तो विकास को हम दो तथ्यों में रखते हैं और कहते हैं कि विकास क्या होता है? विकास मात्रात्मक एवं
गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, ये पूछा जाता है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, विकास का नेचर कैसा होता है। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, जबकि अभिवृद्धि की बात की जाती है तो ये क्या होता है, मात्रात्मक प्रकार का होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में मूल अंतर क्या क्या है। अब जब हम अंतरों की बात करते हैं तो अंतरों को हम दो तथ्यों में रखते हैं। अंतरों की बात करें तो अंतर को हम दो तथ्यों में रखकर और इसकी बात करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं अभिवृद्धि और दूसरी तरफ हम लिखते हैं विकास। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं हम अभिवृद्धि और दूसरी तरफ लिखते हैं विकास। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या मूल अंतर है, इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है, जिसका मापन हो सके, मापन योग्य जो है, मापन योग्य जो है वह क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि हो जाएगी। और विकास क्या हो जाएगा, जिसका मापन न किया जा सके, मापन न किया जा सके, न किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विकास। दोनों प्रक्रियाओं को देखिए, जो मापन योग्य है और जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक होगी। विकास कैसा होगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होगा। तीसरी बात देखते हैं इसमें। अब मात्रात्मक और गुणात्मक की चर्चा हम लोगों ने पहले ही भी कर चुकी है, तो आगे की बात करते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया होती है, सरल प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, सरल प्रक्रिया है, और विकास क्या है, जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। अब देखिए दोनों सरल और जटिल क्यों है, क्योंकि जब भी वृद्धि की बात करते हैं तो हम पूछ सकते हैं अरे बच्चे का कितने दिन का हुआ, इसका वेट कितना है। ठीक है, तो इसको मापना आसान होता है, तो ये क्या हो जाती है, सरल प्रक्रिया होती है। जबकि विकास की प्रक्रिया में आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चे पहले बोलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे बाद में बोलना शुरू करते हैं, और ये दोनों की परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार की हो जाती है। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। अगली बात हम करते हैं कि वृद्धि कब तक होती है, तो वृद्धि की एक निश्चित सीमा है, निश्चित सीमा तक होती है। और विकास, विकास कब तक होता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कब तक, जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार हम अगर दोनों का डिवाइडेशन करते हैं तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ कि अभिवृद्धि मापन योग्य होती है, विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अभिवृद्धि सरल प्रक्रिया है, विकास जटिल प्रक्रिया है। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसकी अभिवृद्धि की सीमा क्या है कि बालिकाओं में यह 16 वर्ष तक होती है और बालकों में 18 वर्ष तक होती है। इन दोनों की एक निश्चित प्रक्रिया मानी जाती है शारीरिक अभिवृद्धि की। उसके बाद जो भी होता है वो क्या होगा, विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभिवृद्धि और विकास की चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर से कहते हैं कि अभिवृद्धि क्या है, यह शारीरिक एवं कोशिकीय वृद्धि से संबंधित होता है, अभिवृद्धि कहते हैं। विकास क्या होता है, यह व्यक्तित्व में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को परिभाषित करता है, उसे हम विकास कहते हैं। अभिवृद्धि की मुख्यतः चार विशेषताएं होती हैं, विकास की मुख्यतः 4 विशेषताएं होती हैं, जिसका अंतर स्पष्ट है। तो इस प्रकार दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज, और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो सीटेट, यूपीटेट और पीआरटी
तीनों के लिए जो शिक्षक परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा, उसमें भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों का ध्यान आप रखते चलिएगा। अब इस अभिवृद्धि के बाद हमारे सिलेबस के अंतर्गत चीजें जो आती हैं उसमें आती हैं अवस्थाएं। अवस्थाओं का विकास जो माना जाता है वह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक्युमुलेट करके यानी कि एकत्रित करके एक विषय वस्तु में रखा गया है। और उस विषय वस्तु के अंतर्गत जब भी हम चर्चा करते हैं तो अवस्थाओं को मूलतः हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। मूलतः 4 भाग ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो अवस्थाओं में एक चीज का अध्ययन हम करते चल सकते हैं कि इसे हम कहते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। अब बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। जब भी हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार, जो भारत की प्राचीन शिक्षा रही है गुरुकुल शिक्षा, उस शिक्षा के अनुसार संपूर्ण जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया था। ये 4 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास। जब इन्हीं अवस्थाओं की आगे एक चीज देखने को मिला कि मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर 4 भागों में बांटा: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन क्या ये उचित था? क्या सिर्फ इतनी ही अवस्थाएं होती हैं? नहीं, उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ के हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि अवस्थाओं में यह परिवर्तन क्या उचित था? नहीं। तो अगर यह उचित नहीं था तो उचित परिवर्तन क्या था? और इस उचित परिवर्तन को परिभाषित करते हुए सबसे पहले फ्रायड ने इस अवस्थाओं को अलग अलग विभागों में बांटा। लेकिन फ्रायड से पहले जो मनोवैज्ञानिक आधार पर हम 4 भागों की बात करते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है रॉस ने कहा कि नहीं, अवस्थाएं जो होती हैं यह 4 होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? इसने कहा कि पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था और चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉस ने अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भाग में बांटा है। किसने बांटा है? रॉस ने। रॉस की विचारधारा बहुत दिनों तक चली, लेकिन तब आया फ्रायड और फ्रायड ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा थोड़े होता है कि सिर्फ 4 अवस्थाओं में हम बांट देंगे। अवस्थाओं का अपना विभाजन होता है और फ्रायड ने इनको मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया था। फ्रायड ने कितने भागों में विभाजित किया था? 7 भागों में विभाजित किया था। फ्रायड ने कहा कि पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था, तीसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, चौथी अवस्था होती है किशोरावस्था, पांचवी अवस्था होती है युवावस्था, छठी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था
और 7वीं अवस्था होती है वृद्धावस्था, जेरेंटो स्टेज इसे कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है वृद्धावस्था। और इस प्रकार से जब भी हम चर्चा करते हैं फ्रायड के अनुसार, तो फ्रायड ने इसे इन तीनों अवस्थाओं को पूर्व अवस्था और इन तीनों अवस्थाओं को पश्च अवस्था कहा है, पश्च अवस्था, तथा सबसे इंपॉर्टेंट किशोरावस्था। किशोरावस्था को यह संधिकाल, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसे, संधिकाल या वय संधि कहा है। और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संधिकाल या वय संधि कहलाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से हमने फिगर आउट किया है कि 3 अवस्थाओं को पूर्व अवस्था, किशोरावस्था को संधिकाल और इन उत्तर तीनों अवस्थाओं को पश्च अवस्था कहा जाता है। इन तीनों अवस्थाओं के अलग अलग प्रकार के विभाजन रखे गए हैं, जिसे फ्रायड ने मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया था। अब आगे हम बात करें तो नई थियरी के अनुसार, फ्रायडियन थियरी के अनुसार हम बात करते हैं तो हमें पढ़ना कितनी अवस्थाओं के बारे में है? सिर्फ 4 अवस्थाओं के बारे में, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन पूर्व अवस्थाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अवस्थाओं को मूल रूप से हम कितने भागों में पढ़ते हैं? अवस्थाएं जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, 7 भागों में विभाजित होती हैं। मूल अवस्था जो होती है वह 4 होती है और बाल विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाओं को रखा जाता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं गर्भावस्था की। गर्भावस्था देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था, किसी भी प्राणी के जीवन का प्रारंभ जो होता है वो गर्भावस्था से होता है। अब ये क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार पूछा गया था कि गर्भावस्था कितने दिनों का होता है? आंसर था 270 दिन, 280 दिन, 9 महीना और 10 महीना। तो आंसर क्या होना चाहिए? 9 महीना? नहीं, गलत है। मोस्टली स्टूडेंट 9 महीना लगा के चले आए थे, लेकिन ये गलत है। गर्भावस्था की जब भी व्याख्या होती है तो दिन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइकोलॉजी में एक शब्द देख, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि शब्दों का क्या अंतर है, शब्दों का क्या मतलब है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शब्द क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन महीने में नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गर्भावस्था कितने दिन का होता है। तो आंसर हमारा कैसा होना चाहिए? दिन में होना चाहिए। और दिन का आंसर जो होता है, तो गर्भावस्था को कहा जाता है कि कितने दिन का होता है? 280 दिन का। कितने दिन का होगा? 280 दिनों की यह अवस्था होती है। गर्भावस्था को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला इसमें जो आता है वो होता है डिंबावस्था, दूसरी अवस्था इसमें होती है पिंडावस्था और तीसरी अवस्था जो होती है उसे कहते हैं भ्रूणावस्था। और ऐसी भ्रूणावस्था, ऐसी 3 अवस्थाओं को विभाजित किया जाता है। अब जब हम इनको दिन में बांटते हैं तो डिंबावस्था जो होता है यह 0 से लेके 15 दिन की, 0 से लेके 15 दिन की अवस्था, दूसरा 15 से लेके 60 दिन की अवस्था और तीसरा 60 से लेके 280 दिन की अवस्था होती है। अब दोस्तों बात इसमें इस चीज की देखनी है कि पहले 15 दिन में क्या होता है। तो पहला प्रारंभिक अवस्था जो होती है जिसमें समान गुणसूत्र वाले माता पिता आपसी संसर्ग की क्रिया द्वारा एक नए संतान को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसमें बालक जो होता है यह एक अंडे के समान होता है जो माता के गर्भनाल से जाकर चिपक जाता है और वहीं से माता के रक्त के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे, माता के रक्त के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। तो क्या मुंह से रक्त पीता है बालक? नहीं, मुंह से रक्त नहीं पीता है। कैसे पीता है? तब वो कैसे रक्त के द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है? तो रक्त के द्वारा कैसे भोजन प्राप्त करता है? लिक्विड में भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे प्राप्त करता है? गर्भनाल के द्वारा।
हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि बालक का विकास होता कहां से है, तो सिर से पैर की तरफ, जिसे शीर्षाभिमुख कहा जाता है। शीर्षाभिमुख बालक का विकास होता है। तो डिंबावस्था में प्रारंभ में 15 दिन की अवस्था जो होती है, इसमें बालक का अंडे के रूप में निर्माण होता है। दूसरा अवस्था होती है जो बालक एक पिंड के रूप में हो जाता है, जैसे कुम्हार के चाक पर रखी हुई मिट्टी का कोई आकार नहीं होता है। जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है, कुम्हार अपने हाथ के द्वारा मिट्टी को जो आकार देना चाहता है वह आकार दे देता है। उसी प्रकार प्रकृति यानी कि पर्यावरण और वंशानुक्रम गुणसूत्रों के आधार के द्वारा बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, जो भी उनका शारीरिक व्यक्तित्व होता है, उनके लिंग निर्धारण होते हैं, वो सब कुछ गुणसूत्रों और जीनों के आधार पर तथा वातावरण के आधार पर, माता के व्यवहार के आधार पर बालकों में यह विकास देखने को प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें हमको यह देखना है कि दूसरी अवस्था जो होती है यह निर्माणकारी अवस्था है, जिसमें बालक के सभी अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इसे पिंडावस्था को अंग निर्माण की अवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अंग निर्माण की अवस्था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसे, किस अवस्था को अंग निर्माण की अवस्था, अंग विकास की नहीं, अंग निर्माण की अवस्था। अभी इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि बालकों के दांतों का निर्माण कब होता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बालकों के दांतों का निर्माण कब होता है, और ऑप्शन होता है उसमें जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, 6 महीने में, 1 साल में। किस अवस्था में हो रहा है? जन्म से पूर्व। अब इसी में ऑप्शन बदल के सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कि मानव के अंग निर्माण तथा दांतों का निर्माण किस अवस्था में होता है? पिंडावस्था, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था। तो हम तो यही देखते हैं कि 6 महीने में बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो हम तो यही जानेंगे ना कि बच्चे के दांत 6 महीने में निकल रहे हैं, तो बच्चों के दांतों का निर्माण 6 महीने में होता है। नहीं, वह दांत निकलते हैं। जैसे बच्चों के जन्म के समय 300 हड्डियां होती हैं, मानव शरीर की कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां हैं। तो जन्म के समय हड्डियों में और बाद के हड्डियों में क्या होता है? निर्माणकारी प्रक्रिया चलती है, सब आपस में जुड़ते हैं। उसी प्रकार जब दांतों के निर्माण से संबंधित प्रश्न आता है तो अंग निर्माण की अवस्था में जोड़ा जाता है कि अंग निर्माण की अवस्था पिंडावस्था है, और बालकों का क्या होता है? अंगों का निर्माण पिंडावस्था में ही होता है। अब इन चीजों पे इसका ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बात हम करते हैं भ्रूणावस्था की। भ्रूणावस्था, अब यह अवस्था कैसी होती है? भ्रूणावस्था में आखिर क्या होता है? भ्रूणावस्था में आते आते बालक का तीव्र विकास होता है, और इस अवस्था में माता के द्वारा यदि प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग किया जाता है तो बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। फिर से सुन लीजिए, गर्भावस्था के दौरान माता के द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करने से बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात आती है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो मादक पदार्थों का सेवन करती हैं, तो गर्भावस्था के दौरान माता के द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से बालकों का विकास प्रभावित होता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा मादक पदार्थों का प्रयोग करने से बालकों का विकास प्रभावित होता है, और इस प्रकार यह तीनों अवस्थाएं होती हैं, जिन तीनों अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज कि इस अवस्था को हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि किसी भी मानव के जीवन का प्रारंभ जो होता है वह गर्भावस्था से होता है। गर्भावस्था में ये तीनों अवस्थाएं मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी कारण इस अवस्था को फ्रायड ने मानव विकास की अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था। एक बार हम फिर से पुनः अपनी क्लासों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों ने बात किया विकास की, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास को अलग अलग आधार पर बांटा। फिर हमने बात किया अवस्थाओं की। अवस्थाओं में भारतीय दर्शन के अनुसार अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। फिर हम बात किए
रास के अनुसार, रास ने भी अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया था। फिर हम न्यू फ्राइडियन साइकोलॉजी के अंतर्गत जो एनालिटिकल मेथड साइकोलॉजी का दिया था फ्राइड ने, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की, जिसमें 7 अवस्थाओं का विभाजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने पहली अवस्था के बारे में पढ़ा, गर्भावस्था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तब तक के लिए नमस्ते और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।